अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन एसबी क्लासेस। तो आज जो हम अपना एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, आज हम लेट्स बिगिन फ्रॉम ज़ीरो का एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। वो हमने लिया है इंग्लिश सेक्शन से। तो इंग्लिश में क्या करेंगे हम? सबसे पहले इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में जहाँ भी हम जाते हैं ना, तो हम कोई ना कोई सेंटेंस लिखते हैं। यानी इंग्लिश की अगर समझे हम, हमारी तरफ से मेरे हिसाब से बेस या बैकबोन या बेस ऑफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस ही है जिस पे हम इंग्लिश के सारे जितने सी ऑपरेशन रूल्स रेगुलेशन है वो अप्लाई करते हैं, फिर उस सेंटेंस में चेंज करते हैं उस सेंटेंस को। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस हो, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीगेंट, जितना भी हम देखना चाहिए वो सब हम अप्लाई करते हैं एक सेंटेंस पर ही। तो इसका मतलब ये हो गया, तो सेंटेंस एक बेस है किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज की। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या देख लेते हैं, सेंटेंस की एक कॉमन सी डेफिनेशन जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। क्या है सेंटेंस की एक कॉमन सी डेफिनेशन? हमें कहा जाता है सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए मीनिंग। आप स्पेलिंग पे भी मत, इस पे मत जाइएगा प्लीज़, मेरी हैंड राइटिंग पर। स्टिल आई एम ट्राइंग टू राइट लिटिल बिट बेस्ट तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ विथ माई हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, तो इस पर प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करें। तो क्या लिखा मैंने? हैविंग ए मीनिंग, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का ग्रुप जिसकी एक मीनिंग हो। ये डेफिनेशन हमें कहाँ समझाई जाती है? ये हमें पढ़ाई जाती है स्कूलों में। बिल्कुल ठीक भी है। क्यों? एक सेंटेंस ग्रुप, अगर आप यहाँ एक रखेंगे हम, मतलब एक सेंटेंस का एक मतलब वर्ड्स का ग्रुप रखेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन अगर उनका मीनिंग नहीं होगा तो उसे हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, उसे हम जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक सेगमेंट आता है, अरेंज द जेमलेट सेंटेंसेस, जेमलेट सेंटेंस या अरेंज द सेंटेंसेस, अरेंज द वर्ड्स, सॉरी अरेंज द वर्ड्स। अगर उसमें अरेंजमेंट नहीं करना होता तब वो जाकर उधर उसमें उस पोर्शन में इंग्लिश के वो लिख देते हैं अरेंज द सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेंटेंस ऑलरेडी अरेंज होता है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ, बॉय इज ही गुड। अब ये देखो, ये वर्ड्स है डिफरेंस। क्या इन वर्ड्स को हम सेंटेंस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कुछ कहना क्या चाहता है, कि बोलना क्या चाहता है, हो क्या रहा है। इस हिसाब से इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इसको सेंटेंस क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब अगर मैं इसी को लिखूं, ही इज ए, सॉरी इधर ए लिखना भूल गया था, इधर ए डाल दो, ए गुड बॉय। ठीक है जी, ही इज़ ए गुड बॉय। अब ये सेंटेंस बन गया। क्यों बन गया? कि अब एक मीनिंग हमें आ रही है, वो एक अच्छा लड़का है, कुछ बन रहा है। और ऊपर कुछ नहीं बन रहा था, लड़का इज़ वो अच्छा एक कुछ समझ आ रहा था। लेकिन अब समझ आ रहा है, क्योंकि जो ये सारे वर्ड्स हैं, ये इसमें हमें क्या आ गया? इसमें आ गया हमारा एक मीनिंग आ गया। फिर इसमें वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अलग अलग हम पढ़ेंगे। वर्ब अलग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चरों में हर एक चीज़ अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको समझ आया होगा जो हमें कॉमनली हमारे 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए मीनिंग, जिसका एक मीनिंग हो उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। थोड़ा सा ना हमारे हिसाब से हम इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं, देखते हैं ये सेंटेंस कहाँ से आया, किस लैंग्वेज से आया, किस लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता था। अच्छा जी, फिर हम और डेफिनेशंस भी इसकी देखेंगे, सेंटेंस की और डेफिनेशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। टुडेज टॉपिक इज फ्रॉम द इंग्लिश सेगमेंट, इंग्लिश सेक्शन। Our today's topic is, you can see on the board, sentence and its types. आज हम sentence के बारे में बात करेंगे। Before going into the sentence, I would like to tell you something about sentence. हर एक चीज़ की एक बेस होती है, हर एक, जैसे मैथमेटिक्स की अगर बेस हम शुरू करेंगे तो मैथमेटिक्स की बेस क्या है? मगर हम मैथमेटिक्स की बेस समझ लें तो वही तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 होल नंबर, जितने भी ये नंबर है फ्रॉम ज़ीरो,
यही तो मैथमेटिक्स बनाते हैं। अगर ये नंबर्स नहीं होते तो मैथमेटिक्स होती नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्यों? कि हम सारे अपने ऑपरेशंस जो भी है वो इन्हीं पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी है वो डिपेंडेंट है एक सेंटेंस पर। इंग्लिश में जितने भी ग्रामर हम सीख लेते हैं, अब शुरू करो फ्रॉम द नाउन्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्लास, आपका जितना भी आता है, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, जितना भी आता है बहुत कुछ, ये सब वीडियो हम एक एक करके लाएंगे। आप देखेंगे आर्टिकल सब इतना अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं सीखा होगा, मैं आपको सिखा दूंगा ईजी वे, और समझा दूंगा आपके। अगर किसी भी हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, मोर देन JK SSR भी, उसमें भी आपको ये हेल्पफुल हो जाएगी, ऐसे आपको समझा दूंगा। अच्छा जी, सेंटेंस की बात कर रहे थे हम। सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस एक बेस है। बेस है, किसकी बेस है? एक मतलब सेंटेंस बेस है इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज की बेस कैसे है? अगर सेंटेंस नहीं होता तो इतने सारे ऑपरेशन हम किस पर लागू कर लेते। अब मैं, आप बोल रहे होंगे, मैं ये बोलने वाला था शायद, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी बेस है ये अल्फ़ाबेट्स, ABCD। यस, ये भी है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स जो है ना हमारे ABCD, इनमें सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले एक वर्ड ही बनता है। अल्फ़ाबेट्स है ना, अल्फ़ाबेट्स के बाद क्या बनता है इंग्लिश में? वर्ड बनता है। वर्ड जब बनता है ना, वर्ड के बाद सेंटेंस बनता है। लेट मी राइट ऑन द बोर्ड एंड लिटिल बिट शो इट टू यू। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए ABCD अप टू Z, है कि नहीं? इनको हम मिलाकर क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। इनसे एक वर्ड बनता है। एक वर्ड एक मीनिंग देता है किसी चीज़ का। वर्ड कैन बी नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एनीथिंग, ये वर्ड हो सकता है। अच्छा जी, इसी वर्ड से हमारा फिर जब ये वर्ड बहुत सारे मिलते हैं तो हमारा बनता है सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है ना, इसी पर इम्प्लीमेंट हम करते हैं जितने भी हमारे इंग्लिश के ऑपरेशंस हैं। मैं ऑपरेशंस बोलूँगा यहाँ पर, आप बोलेंगे ना वो ग्रामर जिसको बोलते हैं। ग्रामर आपका एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, नाउन्स हो, मॉडल्स हो, आर्टिकल्स हो, प्रीपोजिशंस हो, कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। या सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, अरे बहुत सारे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे एक एक करके आपको, जैसे मैंने कहा कि ईजिली पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, ये आपने देखा। अब मेरा मानना बैकबोन यहाँ से है। अब बैकबोन ये भी है, लेकिन देखने में ये भी सब बैकबोन लग रहे हैं, लेकिन ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट बैकबोन है। क्यों? जब ये बनता है ना, उसी के बाद हमारा ग्रामर शुरू होता है। क्या यहाँ पर कहीं का ग्रामर लागू होता है? नहीं। ABCD, इस पर कौन सा ग्रामर लागू होता है? हार्डली। हम वो कहते हैं कि कुछ कॉन्सोनेंट्स है, कुछ वॉवेल्स है, छोड़ो, वो तो वो ग्रामर की बात नहीं है ना, वो एक डिवीजन किया गया है इन लेटर्स को। अच्छा जी, आगे बढ़े, उसके बाद हम वर्ड पर आ गए। वर्ड पर कोई ग्रामर लागू होता है? नहीं। वर्ड पर सिर्फ हम इतना कह सकते हैं भाई, हाँ ये है, ये एडजेक्टिव है, ये है, ये है। और यहाँ डिफरेंट सिचुएशन में जब ये सेंटेंस में फिर आ जाता है ये वर्ड, फिर उधर हम कह सकते हैं अब यहाँ पर ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, ये है, वो है, क्या है, फलाना है, फिस्ताना है। बहुत लंबी दास्तान है, ये इंग्लिश बहुत डीप लैंग्वेज है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये इसी पर हम जितने ऑपरेशंस लागू कर लेते हैं, जब ये वर्ड बनता है द सेंटेंस, फिर इसी पर हम ऑपरेशंस लागू करते हैं और इसी पर से हमें सब कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? कि यहाँ पर एक वर्ड है, ये यहाँ कौन सी चीज़ रोल प्ले कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है ये रोल प्ले कर रहा हो किसी मतलब एडवर्ब का, या किसी वर्ब का, या एडजेक्टिव का, या नाउन का, या किसी और चीज़ का कर रहा होगा। ये है हमारी सेंटेंस की एक बैकबोन, इसे बोलते हैं। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंटेंस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। गाइज, इन बिटवीन मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, उस थोड़ा सा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, दैट विल बी सॉल्व्ड वेरी सून। टिल देन मुझे पता है कि वॉइस की क्वालिटी बहुत कम आ रही होगी, तो आप ना ईयरफोन लगा के सुना करिए वीडियोज़ को। तो उसके बाद वेरी सून आई विल जस्ट ब्रिंग समथिंग एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से मेरी वॉइस क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट प्लीज़ टिल देन आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और जस्ट यूज़ योर ईयरफोन्स। और रात में देखें जब थोड़ी सा मतलब ये शोर वोर दिन का कम होता है, तो उसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी आती है आपकी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा जो टॉपिक है उसमें आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझाया जाता है पहले से ना, वेन एवर वी गो टू स्कूल, तो हम जब सेंटेंस की लेवल पर हम आ जाते हैं ना, जैसे कौन सी क्लास में आ जाते हैं, अब आजकल तो पहली ही क्लासों में 3rd 4th 5th से ही शुरू हो जाता है सेंटेंस की डेफिनेशन।
तो हमें कहा जाता है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए मीनिंग। हैविंग ए मीनिंग कहीं बोलते हैं पर्टिकुलर मीनिंग, कहीं कुछ और, लेकिन सब मीनिंग ही बोलते हैं। हम भी वो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए मीनिंग। ठीक है, ये बोला जाता है हमारे हर एक क्लास में। क्या बोला जाता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग। बिल्कुल सही बात है, हम भी इसके साथ हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए, एक सेंटेंस वो चीज़ होती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ क्या दिया? गुड इज ए बॉय ही। चलिए कैप्टन हो गया, तो कोई बात नहीं है। वैसे तो लैंग्वेज इधर इंग्लिश में है तो ये नहीं चलेगा, इधर ठीक ठीक लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, ये मैंने आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिया, क्या इसकी कोई मीनिंग है? गुड इज ए बॉय ही, कुछ मीनिंग बन रहा है इसका? अगर आपके दिमाग में कुछ मीनिंग इसका बन रहा है फिर ये वर्ड है, लेकिन ये मीनिंग नहीं बन रहा है, मैं आपको पहले ही बताऊं, क्योंकि ये रीअरेंज्ड, दीज आर रीअरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Until and unless we arrange them and make a meaningful, it makes a meaningful sense, then it becomes a word like this. देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम? He is a good boy, यही तो कहना चाहता था। अब बन गया ये सेंटेंस, अब बन गया यह सेंटेंस। क्यों? अब इसने मीनिंग दी, वो एक अच्छा लड़का है। इससे पहले कुछ दे रहा था मीनिंग? नहीं दे रहा था। तो ये है हमारा सेंटेंस का एक कॉमन डेफिनेशन, जिसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं सेंटेंस का, फिर और डेफिनेशन कुछ दिखती है हार्ड, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट। सेंटेंस किस किस को और चीज़ को कहते हैं? सेंटेंस का मतलब सिर्फ यही सेंटेंस नहीं, हर इंग्लिश के वर्ड में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अब सेंटेंस का भी मीनिंग आगे देख लेते हैं। देखो, ओरिजिन देख लेते हैं हम सेंटेंस वर्ड का। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? ओरिजिन हमारा हुआ सेंटेंस वर्ड का लेटिन से। लेटिन से कहाँ से? लेटिन। हर एक चीज़ आप देखो ना, साइंस हो, मैनेजमेंट हो, मैथमेटिक्स हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ना, दो ही ओरिजिन है यूजुअली, मोस्टली आप देखोगे। कहाँ से? either it is originated from Latin or its origin is from Greek. Greek, Latin, only two things which are the originators of every subject things. जहाँ कहीं भी आप लोग ना कहते हैं कि this is originated, this word it has origin from Greek, in Latin it means, in Greek it means, ऐसा है। तो ग्रीक में क्या बोलते थे इसे? संटायर बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? या संटायर बोलते हैं। अभी तो ये लेटिन खत्म नहीं हुई, लैंग्वेज है। लिखा जी संटायर, SENTIRE, संटायर इसको बोलते हैं। वो क्या बोलते थे? संटायर का मतलब क्या है ग्रीक में? अब देखें हम इधर, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है? फील, फील या बी द ऑप्शन, बी द ऑप्शन, ये दो चीजें मतलब है इसकी ग्रीक में, सॉरी लेटिन में। किस चीज के? सेंटेंस। सेंटेंस का ओरिजिन कहाँ से है? लेटिन से। लेटिन में इसको क्या बोलते हैं? सेंटायर बोलते हैं, SENTIRE, सेंटायर। सेंटायर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? फील, यानी महसूस करना। महसूस इसी चीज़ को कर सकते हैं जो हमें समझ आ जाए, है कि नहीं? जो समझ नहीं आए वो महसूस होता है कभी? नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ एक बड़ी सी साइंटिफिक थ्योरी पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, मतलब मिसाइल बनाने की, रॉकेट बनाने की, आपको समझ आएगी? नहीं। आप क्या हो जाएगा? आपको नींद आ जाएगी, आप फील नहीं करोगे उसे, नहीं करोगे फील। अब यहाँ पर मैं एक कोई और चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, कोई लव स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा? अब मोस्ट ऑफ द गाइज विल टेक इंटरेस्ट, उसे फील करना शुरू करेंगे। वो चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है। सेंटेंस जहाँ आपको कुछ समझ आ रहा है वहाँ आपको फीलिंग आ रही है, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है वहाँ आपकी फीलिंग नहीं आती है। यही होता है सेंटेंस। अच्छा, बी द ऑप्शन। बी द ऑप्शन मतलब होता है जो आपके इख्तियार में है। ऐसे बोलते हैं ना उर्दू में शायद, इख्तियार में से हूँ। शायद मुझे उर्दू तो लिखने नहीं आती आजकल ज़्यादा,
जो आपके इख्तियार में हो, मतलब जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके कंट्रोल में है वो आपको मतलब पूरा समझ आता है। कंट्रोल में होने का मतलब ये होता है, इख्तियार में होने का मतलब ये है कि मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हो, इसका मतलब आपको उसकी पूरी नॉलेज, आपको वो समझ आ रहा है, वो चीज़ होता है ये इख्तियार में होना। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, लेटन में इसके दूसरा भी एक चीज़ बोलते हैं, लेटन में इसका दूसरा नाम भी एक बोलते हैं, दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओपिनियन। OPINION। ओपिनियन किसको बोलते हैं? ओपिनियन एक तरह का मतलब सजेशन जिसको बोलते हैं, आपके ओपिनियन से, आपके ख्याल से, मतलब बोलते हैं ना किसी को ओपिनियन क्या है आपका, किसी चीज़ के बारे में कोई सोच है ना, इसी को बोलते हैं। लेटिन में इसको ये भी बोलते हैं फील और टू बी एन ऑप्शन, और क्या बोलते हैं हम, टू बी ऑप्शन, और बोलते हैं हम साथ में इसको हम बोलते हैं ओपिनियन भी बोलते हैं। ये तीनों हम इसको लेटिन में बोलते हैं। ठीक है जी। लेटिन के बाद कौन सी और, लेटिन के बाद हमारे पास आता है ओल्ड फ्रेंच। ओल्ड फ्रेंच, FRENCH। ओल्ड फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड फ्रेंच में इसको बोलते हैं सेंटेंस, SENTEN, सेंटेंशिया। सेंटेंटिया बोलते हैं या शिया बोलते हैं, ज़्यादा शिया बोलते हैं, सेंटेंशिया बोलते हैं इसको लेटिन में, सॉरी इसमें फ्रेंच में। पहले किस में थे हम? पहले थे लेटिन में। लेटिन में इसको क्या बोलते हैं? फील, और बोलते हैं बी द ऑप्शन, और बोलते हैं ओपिनियन भी बोलते हैं इसको लेटिन में। अच्छा, उसके बाद ओल्ड फ्रेंच में क्या बोलते हैं? ओल्ड फ्रेंच, ओल्ड फ्रेंच में हम बोलते हैं इसे सेंटेंशिया। सेंटेंशिया का मतलब क्या होता है? सेंटेंशिया का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग ऑप्शन। इसका मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग ऑप्शन। किसी ऑप्शन को ना, किसी मतलब कोई भी मतलब सोल्यूशन, ऑप्शन मान लो एक सोल्यूशन की तरह होता है, उसको उसको निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढना, रास्ता ढूंढना, यानी वे टू फाइंड एन ऑप्शन, कोई सोल्यूशन निकालने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेना। मतलब यही हो गया कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सब एक लाइन में ही चल रहे हैं। इधर भी यही चल रहा है, ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इधर भी ऑप्शन करने की ढूंढ ऑप्शन की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सीधे इंग्लिश में आ गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं सेंटेंस। ये थोड़ा सा ओरिजिन है इसका, लेटिन वर्ड है ये। लेटिन में इसको सेंटेयर बोलते हैं, और फ्रेंच में इसको बोलते हैं सेंटेंशिया, वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ जो है सेंटेयर, सेंटेयर में ऑप्शन बोलते हैं, टू बी द ऑप्शन, फील भी बोलते हैं, एंड ओपिनियन भी बोलते हैं। अगर आप यहाँ ये करो, ऑप्शन है ना, ऑप्शन भी इसी के साथ करो, OPT, OP, एक मिनट, OPINION, ओपिनियन, ये जी काम आया, जोड़ो ये सब इसके साथ। ठीक है, अब ठीक हो गया। यानी लेटिन में क्या बोलते हैं? सेंटेयर। सेंटेयर का मतलब क्या होता है लेटिन में? फील, बी द ऑप्शन ऑफ ओपिनियन, यानी बी द ऑप्शन हो गया आपका इख्तियार में होना। शायद मुझे उर्दू तो बोल गया हूँ, अगर गलती कोई होगी हो तो आप ठीक कर लेना। अच्छा, उसके बाद ओल्ड फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंशिया। सेंटेंशिया क्या हो गया? वे ऑफ थिंकिंग ऑप्शन की, ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन किसी चीज़ का निकाल लेना। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसमें कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता, लेकिन देखना ज़रूरी है कि कहाँ से आया। हर वर्ड किसी न किसी जगह से आया, या ग्रीक से आया या लेटिन से आया है। ठीक है जी। अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे हम और बहुत सारी डेफिनेशन है। सबसे पहले किसकी? हमारे सेंटेंस वर्ड की। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ना कुछ और डेफिनेशन है हम देख लेते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की अगर आप डेफिनेशन ढूंढोगे ना, तो डेफिनेशन ही डेफिनेशन है, लेकिन जो दो तीन हम यहाँ याद रखेंगे ना, हमने उस हिसाब से याद रखना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए मीनिंग, वो याद रखने की ज़रूरत है। सेंटेंस वो है जिसकी मीनिंग है। बिल्कुल जी। अब हम और एक डेफिनेशन देख लेते हैं। और एक डेफिनेशन है, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है सेट ऑफ वर्ड्स, मगर कौन से वर्ड्स? जिसमें एक सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट आप जानते हो ना, जो कोई काम करने वाला हो,
एंड वर्ब भी हो, वर्ब जिसमें कोई एक्शन दिखाई गई हो, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ाऊंगा, और वर्ब क्या है इसमें तो बड़ा लेक्चर आएगा हमारा 2 घंटे का, तब वहाँ पूरा समझेंगे। कन्वेइंग ए स्टेटमेंट, कन्वेइंग, कन्वे करता है ना, कन्वे जानते हो, कन्वे यानी कोई चीज़ आप तक पहुंचा रहा है, या कोई चीज़ आपको ये समझा रहा है। कन्वेइंग क्या, कुछ भी कन्वे कर सकता है। कन्वे क्या कर सकता है, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ ना, मैं कॉमा इसलिए लिख दिया ना, मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी। सेट ऑफ वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। कन्वेइंग क्या कन्वे कर रहा है, क्वेश्चन कन्वे कर सकता है, कमांड कन्वे कर सकता है कि नहीं। और जिसमें क्लॉज हो, क्लॉज हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अच्छा, या तो एक क्लॉज हो या मोर देन वन क्लॉज, वन, ठीक है जी, इतने का जिसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ तक देखो आप, यहाँ देखो आप, यहाँ किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है जी, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेट ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो जिसकी बारे में बात वहाँ की गई हो, मतलब जो एक बंदा वहाँ पर हो, मतलब ही इज़ ए गुड बॉय, बॉय अब वहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, बॉय मतलब सब्जेक्ट और वर्ब हो, वर्ब मतलब किसी काम को, किसी एक्शन को दिखा रहा है कि नहीं। कन्वेइंग हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, या तो वो कोई क्वेश्चन हमसे बोल रहा होगा वो सेंटेंस, या कमांड बोल रहा होगा, ठीक है, या कुछ भी कह रहा होगा, या हमारी तारीफ कर रहा होगा, या हमारी मतलब इंसल्ट कर रहा होगा, या हमें कुछ बता रहा होगा, या खुशी होगी या गम होगा या दुख होगा, या मतलब सब कुछ एग्ज़ाम के बारे में बता रहा होगा, या बहुत कुछ बातें बताएगा। लेकिन कौन बताएगा, सेंटेंस, ये सेंटेंस बताएगा हमारा। किसमें, सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ वर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। सब्जेक्ट और वर्ब होना ये यूजुअली होना ज़रूरी है एक सेंटेंस में। कन्वे हमें करती है, कन्वे यानी हमें बताती है क्या, क्वेश्चन भी बताते होंगे, या कोई हमें कमांड बताते होंगे। उसमें क्लास होते हैं, क्लास होते हैं मतलब ऐसे लिख दिया ना मैंने, आई एम ए, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ए बॉय, अब ये एक क्लास हो गया, ये एक क्लास हो गया, ठीक है। अब इधर करूँ मैं, शी इज़ ए गर्ल, ये दूसरा क्लास हो गया, ठीक है जी। इनको हम क्लास बोलते हैं, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। लेकिन ये क्लास जो है ना, ये इंडिपेंडेंट हैं दोनों, यानी अगर इतना ही रहेगा ना, इस ये नहीं होगा तो फिर भी वर्ड समझ आएगा। अगर इतना ही होगा ना, ये वाला, ये नहीं होगा, फिर भी हमें सेंटेंस समझ आएगा। आएगा कि नहीं, मतलब ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर इधर हम लिखते कुछ और, मतलब फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ डैश 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 एंड आई लिव इन, एंड आई लिव इन कहाँ, मतलब वो कोलनगाम लिखना जो मेरा है वो उस पर डिपेंडेंट, वो आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। यही होता है, मुझे सिर्फ आपको ये बताना था क्लास क्या होता है। अब ये भी भूल जाओ फिलहाल, इस पूरे एक सेंटेंस को ना शॉर्ट, जिसको आगे किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है पूरा उसकी मीनिंग के लिए, उसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास। ये होगी यहाँ तक हमारी एक डेफिनेशन। कुछ एक डेफिनेशन और देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद सीधे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर आ जाते हैं। अच्छा जी, सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। अच्छा, दूसरा है एक्सपीरियंस ए complete thought. Sentence is a group of words which expresses a complete thought. Complete thought ये मैं अभी आपको समझा रहा था, जो एक complete meaning आपको बता रही है, किसी चीज़ के बारे में completely बता रहा है। completely मतलब I am a boy, सीरियस ने बता दिया ये एक लड़का है, मतलब इसमें किसी और चीज़ की कमी नहीं है जिसकी वजह से ये सेंटेंस पूरा हो जाता है कि नहीं।
तो ये होता है हमारा कंप्लीट एक्सप्रेसेस है कंप्लीट थॉट। ये छोटी सी लाइन एक थी, ये एक डेफिनेशन है, ये मतलब कुछ खास खास डेफिनेशन है। अच्छा, कुछ और भी है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन भी हो सकता है वो कुछ और। अच्छा, सेंटेंस का ना अब और एक मायने भी है। सेंटेंस ये कहाँ पर यूज होता है? जुडिशरी में मतलब या कोर्टों में। कहते हैं ना, जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, है ना, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी सेंटेंस होगी। वो सेंटेंस भी यही सेंटेंस है, यानी वो सेंटेंस बोलता है, वो कंप्लीट बोलता है इसको क्या करना है, मारना है, रखना है, 5 साल सजा देनी है, 10 साल सजा देनी है, कितना जुर्माना करना है, वो सेंटेंस है। वो भी सेंटेंस है, वो बदलता है, वो कंप्लीट मीनिंग होता है, वो भी सेंटेंस है, वो रिलेट हो जाता है इसके साथ बिल्कुल। इसलिए ये मैं बीच में बताया, कई बुक्स में जब पढ़ते होंगे ना, बड़ी बड़ी बुक्स में, छोटी बुक्स में नहीं, तो वहाँ ये सेंटेंस भी आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। यहाँ पर और एक चीज़ आपको समझाऊंगा ना मैं, ये हमारा जो है ना ये सेंटेंस, ये है सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर, मगर क्या है, नाउन। क्या है जी, नाउन है कि नहीं। ये सिंगुलर है, सिंगुलर छोड़ो अभी, पहले याद रखो नाउन है कि नहीं। नाउन की ज़रा डेफिनेशन बताएंगे हम। नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और ए थिंग, पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, नेम मेंशन करता है ना नाउन। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस भी एक नेम ही है ना। किसका नेम है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका नेम है कि नहीं। इसलिए जो सेंटेंस है वो हमारा नाउन है। अब इसका ना ये सिंगुलर हो गया, अब हमें देखना पड़ेगा प्लूरल नाउन क्या है इसका। अगर ये सिंगुलर है सेंटेंस, तो इसका प्लूरल क्या है, तो प्लूरल है सेंटेंसेस, एस पीछे से ऐड करेंगे हम, वो बन गया हमारा प्लूरल। क्या बन गया, प्लूरल। यहाँ तक ये बस ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, ये किसी ने शायद लोग बताते नहीं है, लेकिन बताने की ज़रूरत बहुत होती है। सेंटेंस इज ए नाउन बट ए सिंगुलर नाउन, सेंटेंसेस इज ए प्लूरल नाउन। ये हम सिंगुलर प्लूरल जब बहुत ज़्यादा आप कहते हो ना, ये ज़रूरत नहीं पड़ती, ये थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत होती है। सॉरी, मैं आपको यहाँ तक ये बता दूँ, ये जो ये सेंटेंसेस है ना, ये प्लूरल और सॉरी ये जो सिंगुलर और प्लूरल है ना, ये आपकी ग्रामर में हर जगह आपको याद रखने की ज़रूरत है, हर जगह आपको ये काम आएगा। ये इसी से मतलब वर्ब भी अप्लाई होता है, इसी से हर एक एक्शन होती है सिंगुलर। अब आप देखो एक टॉपिक आता है हायर लेवल्स एग्जामिनेशन में, उसमें कहते हैं सेंटेंस करेक्शन या एरर डिटेक्शन। उसमें यही होता है कि मतलब प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब दी होगी। दे इज़ बॉयज़ फॉर एग्जाम्पल, दे इज़ बॉयज़ नहीं आएगा ना, दे आर बॉयज़, आर प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उधर बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हम एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे पूरा सब डिटेल समझाऊंगा, ऐसा आपने किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, वो हम आगे वहीं पर पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो ये बस बताने का यहाँ पर एक मतलब एक आपको समझाने की बात थी कि सिंगुलर सेंटेंस जो है सिंगुलर नाउन है और सेंटेंसेस प्लूरल नाउन है। अब गाइस, अब क्या हम करते हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारे टाइप्स की ओर। हमारे पास ना, अगर आप बुक्स देखोगे ना, कहीं बुक्स में लिखा है 4 टाइप्स है, कहीं लिखा है 8 टाइप्स है, कहीं लिखा है 9 टाइप्स है, कहीं लिखा है 6 टाइप्स है। बहुत सारी बुक्स बोलती है कि सेंटेंस जो है ना, इसकी टाइप्स जो है वो बहुत सारी है। लेकिन जितनी भी सारी है ना, कुछ कहीं कहीं ना, मतलब हम अगर नाउन की बात करें, वहाँ कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नाउन देयर आर दीज टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है जी। अगर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जाएंगे, वहाँ कुछ और बोला जाता है, और ऐड हो जाते हैं। अगर हम जाएंगे आपका नरेशन में, वहाँ कुछ और ऐड हो जाएगा। अगर हम जाएंगे क्लास में, तो वहाँ कुछ और ऐड हो जाता है। लेकिन ना हम यहाँ पर सब पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है जी, समझ समझ कर पढ़ेंगे। चलिए फिर क्यों ना टाइम वेस्ट किए बिना शुरू किया जाए और टाइप्स देखी जाए। सबसे पहली जो हमारी टाइप होती है ना, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव, एफ सॉरी, इंग्लिश राइटिंग में ना बहुत टाइम से ना सिर्फ कंप्यूटर पर काम करते हैं, फिर राइटिंग आदमी भूल जाता है, इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस कर देते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे करने हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होती है,
इसे असर्टिव भी बोलते हैं, ठीक है जी। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होती है? एफर्मेटिव सेंटेंस होती है जो किसी भी आम सेंटेंस को हम बोलते हैं एफर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, कोई भी सेंटेंस लेकिन डायरेक्ट सेंस में हो, कोई नॉट वॉट ना लगा हो इसमें, ही इज़ ए गुड बॉय, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। एक सीधा साधा सेंटेंस है ना, सीधा सिंपल सेंटेंस जिसको बोलेंगे उसको बोलेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस। अब जी इसके बाद नेक्स्ट में हम आ जाते हैं दूसरा वाला सेंटेंस। क्या इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका सिंपल सेंटेंस है ना वो आपको इसमें आ जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एफर्मेटिव में ही इज़ अ गुड बॉय, आई एम गोइंग देयर, ही इज़ माई फ्रेंड इज़ अ गुड पर्सन, आई लिव इन डैश डैश प्लेस, आई हैव डन डैश डैश डिग्री, I work in dash company, I'm going there, the food was very good, I like the food, ऐसे बोलते हैं ना। ये सब सेंटेंसेस जो है ना, नॉट नहीं आना चाहिए उसमें, या क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, सिर्फ फुल स्टॉप लास्ट पर हो, ठीक है जी। ये आ गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया ना तब ये नहीं है, तब नहीं है ये एफर्मेटिव सेंटेंस, है कि नहीं? तब ये कुछ और बन गया। क्या और बन गया वो हम आगे देखेंगे, क्या और बन गया। दूसरा हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव यूजुअली हम किसको बोलते हैं? किसी चीज़ से ना इनकार करना, इनकार मतलब नॉट जिसमें भी लगे ना, शॉर्ट में याद रखो, जिस सेंटेंस में नॉट यूज आया ना बीच में, वो आपका नेगेटिव बन गया। क्यों? लाइक दिस एग्जाम्पल देखो, मैं एक एक एग्जाम्पल ये लिखने जा रहा हूँ, उसको आपको, इससे आपको पूरा समझ आएगा। ही इज नॉट ए गुड बॉय, लेकिन यहाँ भी फुल स्टॉप आ गया। अगर यहाँ भी लास्ट पर ऐसे आएगा ना क्वेश्चन मार्क, तब ये भी नेगेटिव नहीं है, ये बात याद रहे। अच्छा जी, अब देखो यहाँ ऊपर वाले और नीचे वाले वर्ड में क्या समझ में आ रहा है आपको? नेगेटिव में क्या है? एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉट, याद आया ना? जिसमें नॉट आ गया ना, ये देखो मैं इधर अंडरलाइन इसको करने जा रहा हूँ, ये नॉट आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव मतलब इनकार करने वाला सेंटेंस बन गया। अभी मैं ऊपर बोल रहा था वो एक अच्छा लड़का है, अब बोल रहा नहीं वो अच्छा लड़का नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, समझ गया? अभी इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल दे देंगे। द फूड वॉज नॉट वेरी गुड, द फूड वॉज नॉट गुड, हाँ। और हम बोलेंगे माई फ्रेंड इज़ नॉट अ गुड पर्सन, अच्छा ही इज़, दिस इज़ नॉट अ गुड कार, या दिस ब्लैक बोर्ड इज़ नॉट गुड, हाँ, दिस मार्केट इज़ नॉट गुड। अच्छा हम बोलेंगे और डैश डैश प्लेस इज़ नॉट गुड, आई विल नॉट लाइक टू टेक द नेम ऑफ द प्लेसेस, कि अच्छा नहीं होता है फिर। अच्छा जी, अच्छा और कुछ बोलूँगा कि मतलब फ़लानी जगह अच्छी नहीं है, जिसमें ना का जिक्र होना, ना नहीं नहीं नहीं, वो आपका नेगेटिव बन गया है, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया? और एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा बोर्ड में लिख डालूँ एग्जाम्पल से, इतना कोई वो ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, तीसरे पर हम आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास आ गया है इंट्रागेटिव, INTRA, इंट्रागेटिव। एक एक करके दिमाग में सोचना पड़ता है ना, पहले नंबर में क्या था, अब थोड़ी ना वो हम स्क्रीन रिकॉर्डर पर ऐसे पढ़े, उसमें थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ माइंड में थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है कौन था नेक्स्ट, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंट्रागेटिव तो यूजुअली हम किसको बोलते हैं? नोट ऑफ इंट्रागेशन को, ऐसे ना, इसको बोलते हैं हम इंट्रागेटिव। यही बात है बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम इंट्रागेटिव। तो हम इसमें एग्जांपल्स क्या बोल सकते हैं? जिस भी किसी मतलब किसी भी वर्ड पे जिसमें लास्ट पर हमारा क्या पड़ता है, जिसमें लास्ट पर हमारा नोट ऑफ इंट्रागेशन पड़ता है, वो उसको बोलते हैं हम इंट्रागेटिव। अब देखो, डू यू लाइक टी, अब इसमें फुल स्टॉप तो नहीं पड़ेगा ना, यही पड़ेगा। बात सही है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? अब और भी इसके एग्जांपल हैं। डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू एग्री विथ मी, डिड यू सी माई बैग, हाँ। और भी है, आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, है कि नहीं? लेकिन
ये जो हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है ना, ये क्वेश्चन बन गया ना, इसमें ना हमारे पास, और मैं एग्जांपल लिखते जा रहा हूँ, ये देखो, और क्या लिखेंगे हम, डिड यू सी माई बैग, ठीक है जी, आर यू एंजॉइंग, ठीक है, आर यू एंजॉइंग, कुछ भी आप लिखो आगे, क्या म्यूजिक है, फूड है, अच्छा पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा मैं शॉर्ट में ये लिख दिया, आर यू एंजॉइंग। अब इन सब के पीछे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्या है, जब इसका आंसर हम देखेंगे ना, इस वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर हमारी तरफ से क्या होगा। अगर मुझे कोई बोलेगा डिड यू लाइक द टी, आप बोलेंगे यस। डिड यू सी माई बैग, नहीं मैंने नहीं देखा, नो। आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, आर यू एंजॉइंग, क्या आप एंजॉय कर रहे हो। या तो अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ मैं यस बोलूँगा, अगर एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तब नो बोलूँगा। इसका मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा जो आंसर यहाँ से बनेगा ना उस सेंटेंस का, वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा आंसर बनेगा सिर्फ येस और नो में, हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तब अगर वो उस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछ रहा है ना, जिसमें हमें लंबी दास्तान यहाँ से वापस बतानी पड़ेगी या 2-4 लाइनें वापस बतानी पड़ेगी, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद रहे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें जो आंसर यहाँ से देना पड़ता है उस क्वेश्चन वर्ग का या क्वेश्चन वाले सवाल का, येस और नो में, येस और नो में, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक आपको समझ आ गया, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं ये इसकी एग्जांपल्स मिटाने जा रहा हूँ, ऊपर एक एग्जांपल रखने जा रहा हूँ। अब आ गया हमारे पास, ये कितने हो गए हमारे पास, 3। अब हम लिखेंगे अपनी चौथी टाइप, उसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, ये भी इंटरोगेटिव है लेकिन बता रहा है डबल इंटरोगेटिव। आप समझ रहे होंगे ये डबल इंटरोगेटिव है, एक डबल इंटरोगेटिव ये लग गया, सॉरी एक ये लग गया, इसमें 2 डबल इंटरोगेटिव नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक, इसमें भी एक इंटरोगेटिव है। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं अभी बताता हूँ आपको। इस वाले इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना, जो भी वर्ड शुरू होता है, जो भी सेंटेंस शुरू होता है, वो होता है WH फैमिली से शुरू, WH फैमिली से शुरू। WH फैमिली में कौन कौन आता है, लाइक, व्हाट, वायर, व्हेन, व्हाई, अच्छा जी वाई, उसके बाद आ गया बहुत सारे जिसके अच्छा जिसमें भी आपका WH आता है, जिसमें भी आपका WH आता है ना, वो आ गया आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम एग्जांपल बताएं। ये तो आपने लिखा होगा या नहीं लिखा होगा तो दोबारा जब लेक्चर देखोगे तो उस टाइम साथ साथ में नोट कर लेना। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम अब इसकी एग्जांपल में यहाँ लिख लेता हूँ, व्हाट आर यू, नीचे जा रहा हूँ मैं, डूइंग। मुझे एक बात बताओ, मैंने इसमें डबल इंटरोगेटिव यूज़ किया, WH फैमिली यूज़ की, अब ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह सेम रहा, बिल्कुल रहा भी, 100% रहा। क्या जो इसका आंसर हम देंगे वो इस भी देखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, हम कहेंगे येस नो, व्हाट आर यू डूइंग, येस नो, नो। हम क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम टीचिंग, आई एम ईटिंग, आई एम रनिंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते रहते हैं दिन में, है कि नहीं। इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव में जो भी आपको आंसर बनता है ना, वो येस और नो में नहीं बनता है, उसको एक लाइन देनी पड़ती है हमें वापस रिप्लाई के लिए। व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज शिरोज। अब थोड़ी ना बोलूँगा मैं ये व्हाट्स योर नेम, येस नो, ये तो नहीं आ गया ना। अगर हम बोलेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा और एक सेंटेंस में इसमें आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, लेट वेट, वायर आर यू गोइंग, वायर डू यू लिव, व्हेन डू यू गो, वाई डू यू गो, वाई है ना, वाई,
रीज़न पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको रीज़न्स एक तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ना उनका लंबा आंसर देना पड़ रहा है वापस, येस और नो में नहीं देना पड़ रहा है। बस इतना याद रखो आप यहाँ पर। ज़्यादा आगे मैं आगे बढ़ा ना, यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रख रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, येस और नो में आपका रिप्लाई आना चाहिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ होती है, ये देखो आप, डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ हो गई, और उसमें ना आपको आंसर जब देना पड़ता है कि लंबा आंसर देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए जी, पांचवा हम आ जाते हैं, या मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर इसके आगे हम बढ़ जाते हैं, ऊपर आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। इतना आप जब आप दोबारा लेक्चर देखोगे ना, पहली बार ऐसे देखो, दूसरी बार जब आप देखोगे ना, उस टाइम आप क्या करें, पेन और पेपर साथ लें, और उसमें क्या करें, उसमें साथ साथ नोट करते जाए। हमने पढ़ी अब तक 4 टाइप, हम पढ़ेंगे 5वां टाइप। 5वां टाइप हमारा कौन सा है, 5वां टाइप हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, एस लिख रहा हूँ मैं, सेंटेंस, ये आप खुद समझ लीजिएगा, एस फॉर सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, या तो हमारे पास कभी कहते हैं ना हम, ओ शिट, ओ नो, हम अगर सरप्राइज हमारे पास हो ना, तो हम सरप्राइज कहते हैं वो, ओके, माई गॉड ने, माई गुडनेस। अच्छा, अगर हमारे पास होगा सॉरो, कहते हैं लॉस, ओह नो, ओह शिट, एट्सट्रा। जॉय, अगर हमारे पास एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हर्रा, वी हैव वन द मैच, ये हम ऐसे कहते हैं ना, डिफरेंट एक्शंस कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, देखो क्या क्या आता है हमारे पास। एक तो आता है हमारे पास जॉय, एक तो आता है हमारे पास सरप्राइज, सरप्राइज भी आता है हमारे पास, एक तो आता है हमारे पास सॉरो, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये 3 मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन 3 है। जब भी हमारे पास जॉय होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट पर ये होता है, ये साइन होता है ना, आई उल्टा करके, आई का जो डॉट है ना, वो नीचे वाले साइड में होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आ गया आपको समझ यहाँ पर। अच्छा, हम लिखते हैं हुर्रा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम लिखते हैं कॉमा, ये भी लिखते हैं ना, आजकल देखो फेसबुक व्हाट्सएप इन पर ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हुर्रा, वी हैव वन द मैच, ये यू हैव डन इट, ये ऐसी चीज़ें ना, ये खुशी जाहिर कर लेती है कि नहीं, तभी मैंने जॉय लिखा। अब सरप्राइज है, सरप्राइज क्या है, कोई अचानक चीज़ हो जाती है ना आपके साथ, वो वो कहते हैं हम, वो। अब कहते हैं हम ओके, ऐसे भी ओके भी आता है। अच्छा, माई गॉड, माई गॉड इसके साथ भी ऐसे आ जाता है। अच्छा, माई गुडनेस, ठीक है जी, याद है, कहते हैं ना वो, यू हैव डन इट, ओके आई एम गोइंग टू डू इट, माई गॉड, कहते हैं सरप्राइज, आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ गया, पहली बार आ रहा है, आपको पता भी नहीं था, आपको लगता था ये कभी आएगा नहीं, कहते ओ माई गॉड यू आर हियर। अच्छा, आपके ना माई गुडनेस, आप कहते हैं कोई आपकी तारीफ करता है, या कुछ और आप देख लेते हैं कहीं कहीं सिचुएशन पर, आप कहते हैं ना माई गुडनेस, हाँ, यही बात होती है, ये चीज़ें जाहिर करती है आपका सरप्राइज। ठीक है जी। अब सारो, सारो होता है दुख, दुख में क्या होता है, दुख में कहते हैं हम alas, 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 he has lost the match, हाँ, और कहते हैं हम आह, ये भी आ जाता है हमारे पास, और कहते हैं हम नो, ओ नो, हाँ, फिर कहते हैं ओह, है ना, फिर कहते हैं शिट, ऐसे आते हैं ना बहुत सारे, और भी बहुत सारे इनमें ऐड हो जाते हैं। कभी कहते हैं ना alas, we have lost the match, कभी कहते हैं oh, it was not possible, अच्छा कभी कहते हैं oh no, कभी कहते हैं oh, कभी oh no मिला कर कह देते हैं oh no, कभी कहते हैं oh shit, कभी कभी हो जाता है ना आपका मोबाइल ख़राब हो गया है, बैटरी गलत जगह पर डाउन हो गई, या आपकी गाड़ी मिस हो गई, oh shit, ऐसे होता है। ये इन चीज़ों पर इस्तेमाल होते हैं। इन सब सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लास्ट पर ये होता है उल्टा आई, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसको बोलते हैं, ये होता है इनके लास्ट पर। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, मैंने एग्जांपल्स ओरली आपको साथ साथ में बताई, या आपको समझ भी आया होगा
या आप इसके साथ कोई भी आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, ये एग्जांपल्स आप बहुत यूज़ करते होंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास पांचवा टाइप। अब हम और एक टाइप पर आ जाते हैं, हमारे छठे टाइप पर। उसका नाम है हमारे छठे टाइप का इम्परेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव एस फॉर सेंटेंस, ये आपको समझ आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये एक सेंटेंस होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब बताई जाती है, या आपको यहाँ रिक्वेस्ट की जाती है, या ऑर्डर दिया जाता है, या आपको एडवाइस दी जाती है, या कमांड दी जाती है, या वार्न किया जाता है, आपको फॉरवर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाता है इधर, यहाँ तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस दी जाती है। ठीक है जी, यहाँ तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है जी, ऑर्डर। यहाँ तो आपको उसमें रिक्वेस्ट की जा सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक। यहाँ आपको फॉरबिड, फॉरबिड बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? मना करना, किसी चीज़ को मना करना है। आपके घर वाले आपको मना कर रहे हैं कि वो चीज़ ना खाए आप, उसको बोलते हैं फॉरबिड करना। अच्छा, यहाँ आपको वार्न किया जाता है, कभी कभी कहते हैं ना वार्निंग दी जाती है, आप अपने घरों से बाहर ना निकले, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है। अच्छा जी, और आपको क्या दिया जा सकता है? कमांड, सी ओ, कमांड किसी चीज़ की दी जा रही हो आपको। ये सब जिन चीज़ों में इस टाइप की मतलब सेंटेंसेस में इस टाइप की रिक्वेस्ट, इस टाइप की कोई चीज़ आपको नज़र आ रही हो, वो सब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, एडवाइस में क्या हम कर सकते हैं? एडवाइस करते हैं, एग्जांपल इसकी लिखते हैं, यू शुड गो टू स्कूल, यानी आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको एडवाइस की जा रही है आप स्कूल जाओ। या छोड़ो, इससे अच्छा भी आपको बता देता हूँ, छोड़ो, यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, आपको ना बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या बता रहा है ये? कोई आपको एडवाइस दे रहा है, भाई आपको ना बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये बता रहा है आपको। ये बात है ना। अब ये थोड़ी ना आपको गुस्सा कर रहा है, ये आपको रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये आपको तो है भाई साहब आपको ना बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको नसीहत कर रहा है। एडवाइस इसी को बोलते हैं, नसीहत करने को। यह बिल्कुल ईजी है, आपको समझ होगा। ऑर्डर, कोई अब आपको ऑर्डर दे रहा है, कैसे ऑर्डर देगा? क्या रहेगा? गेट आउट ऑफ माई रूम। आप किसी के रूम में गए ना, वो आपको कहते हैं गेट आउट ऑफ माई रूम, ऑर्डर कर रहा है आपको, निकलो मेरे रूम से बाहर। आप किसी ऑफिस में गए, वो ऑफिसर कह रहा है आपको गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, ऑफिस से चले जाओ। या ऐसी गेट आउट जिसमें आपको ना ऑर्डर किया जा रहा हो, निकलो, मतलब ना कोई रिक्वेस्ट है ना कोई एडवाइस है, सीधे बोल रहा जा रहा है निकलो यहाँ से, उसको बोलते हैं ऑर्डर करना। ऑर्डर, ये आपको समझ आएगा। अब तीसरा क्या है? रिक्वेस्ट। प्लीज हेल्प मी, या आएगा प्लीज हेल्प पुअर, प्लीज हेल्प हिम, प्लीज हेल्प देम, प्लीज हेल्प दोज पर्सन, प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प पुअर, प्लीज हेल्प ऑर्फेन्स, प्लीज हेल्प डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, है ना। प्लीज़ जिसमें भी आ गया ना, वो समझ लो आप रिक्वेस्ट आ गई, रिक्वेस्ट आ गई कि इसकी मदद करो। ठीक है जी, ये आ गई आपको रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी आपको समझ आ गया। अब तक यहाँ आ गया आपको ऑर्डर, सॉरी एडवाइस, आपको एडवाइस किया जा रहा है, ऑर्डर में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। अच्छा, ये भी बोला जा सकता है क्लोज द विंडो, ऐसे बोलेंगे, क्लोज द विंडो और डोर, इसमें भी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, डोर या विंडो करो, क्लोज करो, है ना। प्लीज़ जिसमें भी आ गया उसमें आपको रिक्वेस्ट की जा रही है। अब फॉरबिड है, फॉरबिड, यू आर फॉरबिड हिज पेरेंट फॉरबिड हर हिम टू गो दियर, हाँ मना कर दिया, वार्न आपको किया जाता है, यू आर वार्नड, हाँ आपको वार्न किया जाता है, प्लीज़ डोंट गो दियर, हाँ। कभी कभी पुलिस वार्न करते हैं। कमांड, कमांड में आपको कोई कमांड दी जाती है कि कमांड यहाँ ये करो, आप वो करो, ये करो, ये करो। अब इनको ज़्यादा वो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ना इन ऊपर वाले तीन पर ज़्यादा फोकस करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, ये आ गए हमारे 6 टाइप्स, 6 टाइप। अच्छा जी, इम्पेरेटिव के बाद हमारा और
इम्पेरेटिव हो गया हमारा। अब आ गया और एक टाइप है हमारा, वो आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा, बताता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने उसे अलग टाइप में कैटेगरी में रखा है। उसको मैं क्या कहता हूँ, सातवें टाइप को, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं कहता हूँ ये है अलग टाइप, ओपिटेटिव। ओपिटेटिव एस फॉर सेंटेंस, ये याद है। ओपिटेटिव सेंटेंस में क्या है कि या तो आपको कोई दुआ दे रहा है या बद दुआ दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल बताओ, देखो आप ना किसी की मदद की, वो कहता है मे गॉड ब्लेस यू, यानी कोई आपसे खुश है, वो आपको दुआ दे रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया आपको कोई मतलब एक अच्छी दुआ दे रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ये ब्लेसिंग दे रहा है आपको, ब्लेसिंग ही दे रहा है ना, अच्छी ब्लेसिंग दे रहा है। अब कोई और गुस्से वाला हो रहा है, वो कहता है मे यू गो टू हेल, यानी कर्स कर रहा है आपको, CURSE, कर्स, बद्दुआ दे रहा है आपको, जहन्नम में चले जाओ, ऊपर वाला करे कोई ना जाए। लेकिन यहाँ समझने की बात क्या है, यहाँ आपको यहाँ दुआ मिल रही है या बद्दुआ मिल रही है। दुआ बद्दुआ जब भी मिलती है उसको बोलते हैं हम ओपिटेटिव सेंटेंस। ये मैंने अलग कैटेगरी खुद रखी है, लोग इसको साथ में पढ़ाते हैं ना दूसरों को, लेकिन मैं अलग हमेशा पढ़ा देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू, आपको ब्लेसिंग मिल रही है। मे यू गो टू हेल, यानी कर्स दे रहा है आपको, है ना। बद दुआ जब भी दी जा रही है उसको कर्ज बोलते हैं, और जब आपको अच्छी दुआ जाती है उसको ब्लेसिंग बोलते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आ जाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जब करते हैं ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो लोग उसमें क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कहते हैं कि ये यहाँ पर ये सेंटेंस है, ये है, ये है। लेकिन मैंने आपको क्लास का एडवांस में वो दिया था, एक वो थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन हम आगे भी और करते जाएंगे। अब हमने कितनी करे है, हमने अब तक किए हैं 7 सेंटेंस। मैं कहता हूँ 8वां वाला कौन सा है, देख लेते हैं। 8वां वाला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसमें क्या है, 2 क्लॉज होते हैं, याद रहे, इसमें 2 क्लॉज होते हैं, 2 क्लॉज, ये आप लोगों क्लॉज होते हैं, 2 क्लॉज होते हैं। उस 2 क्लॉज में क्या होता है, 2 क्लॉज होता है, एक होता है आपका डिपेंडेंट प्लस दूसरा वाला जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो पहला वाला वर्ड हुआ ना, पहली वाली लाइन लिखी होगी, उसका अलग भी माने होगा, अगर उसके साथ ये भी नहीं होगा नहीं चलेगा, फिर भी वर्ड ये सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला दूसरा वाला जो होगा वो बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लें, एग्जांपल इधर मैं आपको बता रहा हूँ इसकी, वायर एवर यू गो, वायर एवर यू गो, ठीक है जी। अब काम बीच में होगा थोड़ा, यू कैन फाइंड, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, यू कैन, मुझे याद थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, सॉरी नोट ऑफ इंटरगेशन इधर, यानी ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, ये क्लॉज नंबर 1 है, ये क्लॉज नंबर 2 है, इसमें 2 क्लॉज हो गए। अच्छा, वायर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाओ, ये क्या है, ये अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ठीक है जी। अब ये देखो, वायर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाओ, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, आप हमेशा ब्यूटी पाओगे। लेकिन ये वाला जो है ना, ये इस पर डिपेंड आ रहा है, कैसे डिपेंड आ रहा है, वायर एवर यू गो, हाँ जी, जहाँ भी आप जाओ, क्या, यू कैन ऑलवेज फाइंड द ब्यूटी, आप उधर ब्यूटी देखोगे। सॉरी, ये वाला जो है ना, ये इंडिपेंडेंट, अगर इतना भी है ना, वायर एवर यू गो, ये भी एक सेंटेंस हो गया, एक अलग सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया, देखो, वायर, इसको भूल जाओ, वायर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाओ, ठीक है जी।
या आप जहाँ भी आप जाओ, यू कैन ऑलवेज फाइंड द ब्यूटी, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी जब आप कहीं भी जाओगे आप वहाँ ब्यूटी देखोगे। मतलब आप ये देखो ना, यू कैन ऑलवेज फाइंड द ब्यूटी, ये कुछ अलग अकेले नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है इस पर। यानी आप भूल जाओ दोनों को, दोनों को भूल जाओ। इसमें मतलब याद रखो इतना, इसमें दो सेंटेंसेस होंगे और दो सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। उनका मीनिंग तभी पूरा आ जाएगा जब वो पूरे दोनों होंगे, फर्स्ट क्लास भी होगा सेकंड क्लास भी होगा, तब उनका मीनिंग पूरा आ जाएगा। ये यहाँ मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा, जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे इसको मैं ना 1 घंटे में समझा दूंगा, और समझा दूंगा इतना कि दुनिया में कहीं भी आपको कोई कमी नहीं रहेगी, पूरा 100% एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है, कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, उसमें 2 क्लास होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। अब इंडिपेंडेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डिपेंडेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ इस लाइन पर भी हो सकता है। ठीक है जी। अब हम और एक टाइप पर आ जाते हैं, हमारा सिंपल। सिंपल तो मैंने आपको बताया, आप सिंपल चलो इधर देख लेते हैं, फिर भी हम 8वां आ गया 9वां आ गया ना, सिंपल सेंटेंस, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आता है। ये वही हो गया जो मैंने पहले आपको बताया था, अफर्मेटिव, यानी ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय। इसको किसी और क्लास की डिपेंड नहीं है, ये एक सिंगल क्लास है, ये खुद अपना मीनिंग बता रहा है, किसी और चीज़ को आगे इसकी ज़रूरत नहीं है इसके साथ मिलने की, और सेंटेंस को इसके साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इसका मीनिंग पूरा हो जाए। इसका मीनिंग अकेले पूरा हो जाता है, इसलिए इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है जी। अब आ गया हमारा 8वां 9वां 10वां आ गया हमारा कंपाउंड। ये हमारे आते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ये जो सेंटेंस में पढ़ा हो ना, ये हमारे आते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। वहाँ हम दोबारा इनको पढ़ेंगे, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, इन डिटेल, एक एक को हम आधा आधा घंटा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रफ आइडिया आपको सेंटेंसेस का दे रहा हूँ मैं, आज बेसिक से शुरू हो रहा है ना। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसमें 2 फ्रेजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी इंडिपेंडेंट CLAUSE क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, वो इधर होते हैं, मतलब 2 सेंटेंस होते हैं। इधर वाले के बगैर कुछ नहीं है, इधर वाले के कुछ बगैर नहीं है। यानी दोनों का मतलब अलग अलग भी हो सकता है, एक मतलब भी हो सकता है, या डिफरेंट मतलब भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी। अब अगर फुल स्टॉप होता है ना, तब ये एक क्लास होता पूरा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ कम आ गया, कम मतलब ये पूरा नहीं है, अभी कुछ और बाकी है, अभी डिपेंडेंट है किसी चीज़ पर आगे। जॉन लाइक्स कॉफ़ी, ये कह रहा है कि मैं जो हूँ मैं टी लाइक करता हूँ, जॉन कॉफ़ी लाइक करता है। अगर हम इसको ना कम हटा दें तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गए। वैसे भी ये इंडिपेंडेंट है, मतलब सॉरी मैंने यहाँ आपको ना कुछ उल्टा याद मुझे आ रहा है ना, बहुत सारी जब याद रखते हैं ना, मैं गलती से भूल गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब इसका भी अलग मतलब है, इसका भी अलग मतलब है, इसको अलग निकालें कोई बात नहीं, इसका भी अलग, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके साथ इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हम इतना लिखें ना, ये नीचे से दिख रहा होगा आई लाइक टी, इधर की ज़रूरत नहीं है। जॉन लाइक्स कॉफ़ी, इधर की ज़रूरत नहीं है, ये अलग मतलब खुद दे रहा है, ये अलग मतलब खुद दे रहा है। यानी ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दीज आर बोथ इंडिपेंडेंट। तभी मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। पर इनको ज्वाइन किससे करते हैं हम, 2 एक कॉमा से ज्वाइन करते हैं। अब ये क्लॉज के बदले फ्रेज भी हो सकती है, 2 फ्रेजेस भी हो सकते हैं, मान लो ये फ्रेजेस ही है, ठीक है जी। ये होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब एक लास्ट टाइप है हमारे पास, वो आता है हमारे पास, नहीं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक और लास्ट हमारे 12वां आता है, कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं हमारे पास, कहीं कहीं पर देखने को आपको मिलता है। ये होता है ना, ये बताते हैं कंडीशन क्लॉज, ये सॉरी कंडीशन सेंटेंस, ये क्या बताते हैं आपको,
ये इतना ऑरली याद रखना पड़ता है ना, कोई बुक वुक नहीं देखनी पड़ती, इसलिए थोड़ा सा इधर इधर हो जाता है इसमें। तो पार्डन मी फॉर दैट टू, विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस ऑल विल गेट इम्प्रूवड इंशाल्लाह। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो आपकी कंडीशन, किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कंडीशन को बताते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल टेल्स अबाउट द कंडीशन इफ़, जब कोई कंडीशन होती है ना, जिस कंडीशन में आप होते हो या कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को ये बता देती है। मतलब इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू स्टडी, अगर आप, इफ़ यू STUDY स्टडी, you will pass, you will pass। ठीक है जी, समझ में आ गया? अगर आप पढ़ोगे तब आप पास होगे, अगर आप पढ़ोगे तब आप पास होगे, मतलब जब आप ये करोगे तब आप ये हो जाओगे, अगर आपने ये नहीं किया तो तब आप फेल हो जाओगे। मतलब कंडीशन ये है कि पास होने की कंडीशन, पास होने की कंडीशन स्टडी है, हार्ड स्टडी है, आपको वो पढ़ना है। मतलब इसका कंडीशन ये है कि आप पास होना है, उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन आपको ये होनी चाहिए। आपको बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास फलानी फलानी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनको बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, लिखो इफ़ इट रेन्स आई विल गेट वेट। यानी वो कोई बोल रहा है कि यार अगर बारिश होगी ना तो मैं गीला हो जाऊँगा। यानी बारिश होने का ये है कि बारिश होने की वजह से आदमी गीला हो जाता है, ये होता है कंडीशन। कंडीशन अगर बारिश की हो रही है, बारिश हो रही है तो उसकी वजह से आदमी गीला हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर ये भी सिचुएशन बता रहा है। पास होने के लिए कंडीशन ज़रूरी है क्या? आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो विद दिस ऑल आई विल लाइक टू एंड टुडेज वीडियो हियर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट, प्लीज़ प्लीज़। एंड अगर कुछ आपको लगता होगा कि कहीं पर मैंने कोई मिस्टेक किया तो प्लीज़ मेंशन मी इन द कम्युनिटीज़। एंड थैंक यू।